राजनीति और बौद्ध धर्म। हाँ, राजनीति और बौद्ध धर्म। साथियों, हम बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो, तुम इस देश के शासक हो, शासक हो, शासक हो। और हम भारत के लोग गरीब हैं, हम भारत के लोग मांगने वाले कैसे बन गए? दरअसल बात यह है कि हमने ना तो अपना धर्म जाना, ना ही हमने राजनीति जानी, ना ही हमने इतिहास जाना, और ना ही हमने अपने जो अर्थ की व्यवस्था जानी, और ना ही हमने अपना समाज को पहचाना। अगर हम इतिहास को देखें तो बुद्ध कालीन इतिहास, बुद्ध ने घर छोड़ा, राजपाट सिंहासन छोड़कर धर्म की राह चले। 45 साल उन्होंने समाज को जगाया, महिलाओं को जगाया। ज्योतिबा फूले जो बाबा साहब अंबेडकर के गुरु हैं, उन्होंने 1848 से 1992 तक, 90 तक, 40 साल तक लगातार यही काम किया। मान्यवर उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने 1916 से लेकर 1956 40 साल तक काम किया, और मान्यवर काशीराम साहब ने 1963 से लेकर के और 2003 तक पूरे 40 साल काम किया। और आज बहन मायावती जी 1984 से लेकर के 2021 यानी 36 साल ऑलरेडी इस बहुजन आंदोलन में काम कर रही है। और राजनीति में, हाँ, हमारे पुरखों ने राजनीति और धर्म दोनों में काम किया। मैं ये बात कहना चाह रहा था, राजनीति और बौद्ध धर्म। जब 40 साल काम करके, लेकिन हुआ क्या? जब अनुयायियों की बात हुई, मानने वालों की बात हुई, तो वो वहीं रहे। उनकी कभी शासक बने, फिर शासन सत्ता से निकल गए, कभी सम्राट, महान सम्राट अशोक के वंशज, इथिक्स को रखने वाले, पालन करने वाले, दुनिया का महान सम्राट अशोक। जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, और ऐसा सम्राट अशोक की शिलालेखों में मिलता है। लेकिन इतिहास क्या कहता है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में, हिस्ट्री शोज दैट वेयर द इथिक्स एंड इकोनॉमिक्स came in conflict, victory is always of economics. Vested interests have never been shown to have willingly divested themselves unless there was sufficient force to compel them. ताकत, चाहे वो धर्म की ताकत हो, चाहे वो तलवार की ताकत हो, चाहे वो अर्थ की ताकत हो, चाहे राजसत्ता की ताकत हो। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब से पूछा कि आप बौद्ध धर्म कब स्वीकार करेंगे? तो मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं, कलिंग विजय के बाद। कलिंग विजय यानी कि बहुजनों की भारत में दिल्ली पर सत्ता हो जाने के बाद। साथियों, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज क्लियर कट और स्पष्ट है। साथियों, धर्म का और राजनीति का जिक्र सबसे बढ़िया मिलता है द वंडर दैट इंडिया वॉज बाय डॉक्टर एल बसम। इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरी, हिस्ट्री एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय SRC मजमूदार, SC राय चौधरी एंड काला किंकर दत्ता। द बेस्ट बुक ऑन हिस्ट्री, भारत का इतिहास, डॉक्टर
श्रमण ब्राह्मण संस्कृतियों का संघर्ष, डॉक्टर भागीरथ मेघवाल। और एक और किताब है बुद्ध धम्म की, जो जापानीज, जो वेनरेबल मास्टर शिंग चुन जीवन, वेनरेबल मास्टर सिंह चुन, राजनीति, मानव का अधिकार और बुद्ध ने क्या कहा। साथियों, इनका रेफरेंस देते हुए मैं आपसे बात करूंगा। राजनीति, अरस्तु कहता है मानव स्वभाव से ही राजनीतिक जानवर है। मैन इज मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। राजनीति चीनी भाषा के शब्दों में राजनीति दो चीनी शब्दों ची और चंग, चंग और ची दो शब्दों से मिलके बनी हुई है। इसका मतलब है, चंग का मतलब है लोगों के मामले में, और ची मीन्स प्रबंधन, यानी कि चंग ची का मतलब है लोगों के मामलों का प्रबंधन ही राजनीति है। नेता, नेता वे लोग होते हैं जो लोगों को जीतने में सफल होते हैं। हेलो, आज के नेता सुन लें, जो राजनीति करने वाले सुन लें, नेता वो लोग होते हैं जो लोगों का दिल जीत लें, वो सफल होते हैं। और जो लोगों को हार जाते हैं, सुनो तानाशाहो, मनोवादियों, गोदी मीडिया और आज की बैठी सरकारों, जो लोगों को हार जाते हैं वो असफल हो जाते हैं। तुम्हारी राजनीतिक सत्ता जाने वाली है। चीनी इतिहास का उदाहरण, चीनी बौद्ध धर्म के इतिहास से, चीनी इतिहास में कहते एक राजा ली था जिसकी तानाशाही जाऊ राज में इतनी बढ़ गई, वो निर्दोष लोगों की हत्या करने लगा, जिस तरह से योगी और मोदी के राज में हो रहा है। माहौल इतना खराब हो गया कि लोगों को बोलने की पाबंदी नहीं थी। 3 वर्षों में लोगों ने उस राजा ली को उखाड़ फेंका। और उसके अपोजिट में एक दूसरा बुद्धिस्ट साम्राज्य, तैंग साम्राज्य है। सम्राट तेंजोंग बुद्धिमान शासक है और पूरा चीन देश जो है पूरा समृद्ध होता है। दोस्तों, देश में एक कहावत है, एक कहावत है कि देश में कुछ ही राजनेता और बहुत अधिक राजनीतिज्ञ होने चाहिए। जेम्स फ्रीमान क्लर्क, वो ये कहते हैं, जेम्स फ्रीमान क्लर्क कहते हैं कि एक राजनेता और राजनीतिज्ञ के बारे में अंतर यह है कि एक राजनेता अगले चुनाव के बारे में सोचता है, जैसे मोदी योगी सोचते हैं बस चुनाव जीत जाऊं बाकी कुछ भी करूंगा, वो जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता। और राजनीतिज्ञ अगली पीढ़ी के बारे में सोचता है। तो ये भारत में जितने भी सरकार हैं, बीजेपी और कांग्रेस के, ये राजनीतिक नहीं हुए, ये नेता हैं, राजनेता हैं, बस सत्ता पे कब्जा करने वाले लोग। साथियों, चेंगजुआंग युग, जो सम्राट तेंजोंग में सबसे सम्राटशाली साम्राज्य हुआ, चीनी इतिहास का एकमात्र ऐसा सम्राट और राज्य है जो भ्रष्टाचार मुक्त है। आइए बुद्ध काल के महापरिनिर्वाण सूत्र में, महासत्य सूत्र में, राजा प्रसेनजित के शिक्षा सूत्र में, वेई सूत्र में और धम्मपद में 5 शिक्षाओं का उपयोग मिलता है। और विजयी राजाओं के लिए सुनहरी सूत्र में और मध्यम निकाय के वर्षाकार सूत्र में जो रेफरेंसेस मिलते हैं, थोड़ा सा उन पे बात करें। अजात शत्रु जब बज्जी पर हमला करने जाते हैं, अजात शत्रु, तो बाकायदा बुद्ध क्या कहते हैं, सुन लो भाई, जरूरी है। जब अजात शत्रु हमला करने जाते हैं तो फिर बज्जीराज के बारे में जो कहा है वो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं। ये बज्जीराज के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि लोगों पर 5 चीजों को, पहली बात तो बुद्ध
बेई सूत्र में क्या कहते हैं वो मैं आपको बता दूं कि शासक बनने से स्पष्ट समझ की आवश्यकता है। भूतकाल और वर्तमान काल का अध्ययन करें, कब कार्य करें, कब उदासीन हो, और शक्ति से दया को दबाएं। अपने अधीनस्थों के साथ करुणा जनक रहें, लोगों का भला करें, ऐसा वो कहते हैं। और राजा प्रसेनजित के शिक्षा सूत्र में बुद्ध राजाओं को यह संदेश दिया कि सभी जीवों, सेवकों और मंत्रियों को ध्यान रखें और उन्हें गले लगाएं। उनके 4 साधन है गले लगाने के: देने का भाव, दयालु, समानुभूति और दूसरों के लिए जीना की बात करते हैं। और महासत्य सूत्र में बुद्ध ने शिक्षा देते हैं कि जब लोगों को चिंताएं होती हैं तो वह देश के लिए खतरा होती हैं, इसलिए एक नेता को हमेशा लोगों के बारे में सोचना चाहिए। और महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध बताते हैं कि जिस तरह से इस आसमान के नीचे बहुत से रास्ते हैं, राजा का रास्ता महान होता है, परंतु बुद्ध की सत्ता महा अविजित है। बिना सत्य के और बिना लोगों के भले के चले राजनीति अपने आदर्श रूप में नहीं पहुंच सकती। और चाहिए कि धम्मपद में 5 चीजें बताई हैं। नंबर 1, लोगों पर शासन करते हुए न्याय संगत और उचित होना चाहिए, किसी भी वो अन्यायपूर्ण कार्य से बचना चाहिए। लेकिन ये आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस के लोग अन्याय ही अन्याय कर रहे हैं। दूसरा, प्रतिभा को विकसित करें और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें, लेकिन यहां तो गाय गोबर गणेश की सत्ता चल रही है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी है। तीसरा, सरकार के मामलों को कर्मठता से निपटाएं, लोगों को प्यार करें और व्यापक रूप से सकारात्मक गुण पैदा करें। और यहाँ हिंदू मुस्लिम अपोजिट कर रहे हैं और लोगों प्यार की जगह घृणा फैला रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। चौथी बात, पूरी बातों की ओर ध्यान ना दें और विवेक और ईमानदारी से शासन निभाएं। और यहाँ राफेल घोटाले से लेकर कौन कौन घोटाला, कोल घोटाला, ये घोटाला, हजारों घोटालों कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के लोग। शरीर को पवित्र रखें, स्वयं को प्यार करें और ऐशो आराम से लालायित ना रहें। यहां पे मोदी जी एक एक दिन में बनारस जाते हैं, करते जाते पूजा और 5-4 सूट बदलते हैं। साथियों, सुनहरी सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि सभी चीजों को समान रूप से समझें, चाहे दूर हो या पास। सच्चा व्यक्ति राजा बनना चाहता है तो कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। यहां मोदी जी दुश्मन समझते हैं, योगी हैं, सभी दूसरे लोगों को प्रतिद्वंदी समझते हैं, ईडी और इन्फोर्समेंट लगा करके उसको नेस्तनाबूद करने, बात ही नहीं सुनते। और एक बात जो लास्ट, शासकों को जो रूल देते हैं कि शासकों को बुद्ध नैतिक निर्देश प्रदान करते हैं कि बिना ऐशो आराम के पवित्रता से जिए दरबार के मंत्रियों को चेतावनी को स्वीकार करें। यहां कोई मंत्री की बात ही नहीं सुनते मोदी। देने की इच्छा लगे, लोगों को खुशी और दुख को दूर करें। ध्यान रखें कि करों को नियम अनुसार लगाएं, यहां जो मर्जी है टैक्स लगाए जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। ध्यान रखें कि सरकार के कार्यों को कर्मठता से करें, लोगों को प्यार करें, शासक के अनुरूप व्यवहार करें। शासक का कौन सा व्यवहार? ये व्यवहार है कि 50 लाख लोगों को पैदल सड़कों में चलवा देना, ये शासक का व्यवहार है? जी नहीं। ध्यान रखें कि कोर्ट और मुकदमों को कानून के अनुसार और बिना पक्षपात के निपटाएं। यहां पर सारे सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जज बैठे हुए, क्या न्याय करेंगे? दरबार के मंत्रियों के साथ दोस्ताना संबंध निभाएं, यहां पर भीतरघात चल रहा है। साथियों, मंत्री और शासक के बीच में स्पर्धा समाप्त करें। साथियों, मध्यम निकाय और वर्षाकार सूत्र जो बुद्ध ने कहा है उस बारे में बात करके हम इसको जो 7 कारण बताए थे, जो वज्जी राज्य शक्तिशाली राज्य है और जिसको जो मुख्यमंत्री वर्षाकार जो है उसके बारे में अजातशत्रु जब पूछता है तो फिर जो इच्छा करना चाहता है, अजातशत्रु हमला करना चाहता है वज्जी राज पे, तो फिर आनंद को संबोधित करते हुए ऐसे बात करते हैं। बुद्ध ने 7 कारण बताए कि वज्जी राज स्ट्रांग क्यों है।
नंबर एक, वे राज्य के मामलों में चर्चा करने के लिए निरंतर बैठक करते रहते हैं। वे शासक और मंत्रियों के बीच में मधुर संबंध रखते हैं और वरिष्ठ और अधीनों के बीच में सम्मान बनाए रखते हैं। दो, नंबर तीन, वे कानून को कायम रखते हैं और इसके प्रतिबंधों को जानते हैं और शिष्टता का उल्लंघन नहीं करते हैं। चौथी बात, वे अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करते हैं। पांचवी बात, वे बाकायदा विहारों में पूजा करते हैं और जो पूजनीय है उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। वे महिलाओं, स्त्रियों और लड़कियों के प्रति अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते। और सातवां, वे बौद्ध अनुयायियों का आदर करते हैं, उन लोगों का सम्मान करते हैं जो ज्ञान रखते हैं। साथियों, ये बात जो कहीं, और इसके बाद होता है सम्राट अशोक का उदय होता है, जिसने शक्ति के बल पर कलिंग विजय प्राप्त की। और उसके बाद में, लेकिन वह मन को नहीं जीत पाया कलिंग विजय के बाद। तो फिर क्या किया? हथियार रख देता है, बुद्ध धम्म को अपना लेता है सम्राट अशोक, और उसके बाद कमजोरों की सहायता के लिए धम्म को अपना लेता है। और फिर शिलालेखों पर पूरा का पूरा जो विवरण दिया है कि किस तरह से राजा को 24 घंटे प्रजा की सेवा में लगना चाहिए और प्रजा की ही देखभाल करनी चाहिए। सम्राट के तोपरा अशोका स्तूप से मिलता है। आप देखें कि अशोक के शिलालेखों में किस तरह की राजा 24 घंटे तैयार है। कहीं पे भी राजा हो, वो से हमें तुरंत जनता के लिए खड़ा रहना है। और ऐसी बात सम्राट अशोक के शिलालेखों में लिखी हुई है। साथियों, काफी लंबी बात ना कहते हुए कि किस तरह से बौद्ध धम्म में और राजनीति किस तरह से लंका, चाइना और लेके दुनिया के सारे जापान से लेकर के सारे देशों की राजनीति को किस तरह से बौद्ध धम्म ने किस तरह से परिवर्तित किया, और उसका इफेक्ट आपने देखा कि किस तरह से चाइना अब दुनिया का, अब अमेरिका के बाद चाइना सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, जापान सबसे विकसित राष्ट्र है, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और जितने भी देश हैं, उनकी जनता कितनी खुश है, उनका कितना विकास है। ये राजनीति का पर बुद्ध धम्म का इफेक्ट है। बुद्ध धम्म ने लोगों के जीवन को बनाया है, लोगों की सुरक्षा की है, लोगों का अर्थतंत्र बढ़िया किया है, लोगों का अभिमान, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान जागृत किया और सशक्त जापान जैसा ताकतवर राष्ट्र बनाया है, चीन जैसे ताकतवर राष्ट्र बनाए हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, और बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब जो अल्टीमेटली जो कहते हैं कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत है। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं प्रबुद्ध भारत, बुद्धमय भारत की बात करते हैं। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।